ही दोस्तों इतना इंतजार करवाने के सॉरी। टू आगे बढ़ते हैं स्टोरी के। घर वापसी। 3 घंटे बाद गाड़ी एक भव्य और विशाल मैंशन में प्रवेश करती है, जिसके गेट पर एक शाही सी नेमप्लेट चमक रही थी जिस पर लिखा था चंद्राकर मैंशन, जो कि एशिया की दूसरी सबसे प्रभावशाली और ताकतवर बिजनेस फैमिली थी। वही प्रकृति हर छोटी से छोटी चीज को देख रही थी, तभी उसकी आंखें अनायास ही उस खूबसूरत बगीचे घर की ओर चली जाती हैं जो फूलों और झूमरों से सजा हुआ था और उसके बीचों बीच एक फव्वारा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादुई परियों की दुनिया में आ गई हो। और तो और यह सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि सामने खड़ा मैंशन भी आज किसी दुल्हन की तरह फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। हर कोना हर दरवाज रोशनी में डूबा हुआ था, मानो जैसे पूरा का पूरा मैंशन ही आज किसी बड़ी दास्तान का गवाह बनने जा रहा हो। प्रकृति ये सब देखकर एक पल को सन रह गई, पर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुछ 10 मिनट बाद कार भी मुख्य द्वार के पास पहुंच गई। कार रुकते ही पारिजात के सफ़ेद फूलों की बारिश शुरू हो गई। फिर जब प्रकृति ने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा, तब बाहर लाइन में खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड्स और सेविकाएं उसके सामने घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठ गए। और फिर प्रकृति के ऊपर ड्रोन से गुलाबी और सफ़ेद कमल की पंखुड़ियां की बरसात शुरू हो गई। प्रकृति ये देखकर बहुत हैरान थी कि उन लोगों ने गुलाब का एक भी फूल वहां सजावट में इस्तेमाल नहीं किया है। फिर वह खुद से बुदबुदाई, क्या इन्हें पहले से पता था कि मुझे गुलाब से एलर्जी है? वही उसके कदमों के नीचे भी फूलों से बना रास्ता बिछा हुआ था। प्रकृति सब कुछ बस खामोशी से देखती रही। अंदर ही अंदर उसकी सांसें भी तेज हो रही थीं और दिमाग सवालों से भर चुका था, पर चेहरे पर अब भी वही सूनापन था। क्या यही हैं वो लोग? उसने मन ही मन खुद से पूछा। फिर धीरे धीरे एक एक करके वह फूलों से सजी सीढ़ियां से ऊपर की ओर जाती है, जहां उसका हर जवाब उसका इंतजार कर रहा था। जब वह लास्ट सीढ़ी पर कदम रखती है, तब उसकी नज़रें सामने खड़े 2 कपल्स पर पड़ती है और एक बार फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पर तभी उसे एक और झटका लगता है। वह उसकी नज़रें एक पल को वहीं ठिठक जाती है, क्योंकि वहां पर खड़ी दोनों औरतों एक दूसरे की कॉपी थीं, या यूं कहें तो दोनों जुड़वा बहनें थीं। चेहरे की रेखाएं, नज़रों की गर्माहट और मुस्कान का ढंग, सब कुछ एक जैसा था। कोष्टक। उन चारों की आंखों में खुशी के साथ साथ हल्की सी नमी भी थी और वे चारों प्रकृति को बेहद प्यार से एकटक देख रहे थे। पहली महिला, उम्र लगभग 55 साल, लाल एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, हाथों में 2-2 सोने के कंगन, भरी चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में भारी मंगलसूत्र। वह चेहरे पर ममता जो उसे देखते ही आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रहे थे। उनके बगल में खड़े थे उनके पति, उम्र करीब 53। उन्होंने लाइट ब्राउन 3-पीस सूट पहना था। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे बरसों की बेचैनी अब थम गई हो। दूसरी महिला, उन्होंने बैंगनी रंग का सूट पहना था, भरी भरी चूड़ियां, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। और उनके साथ खड़े व्यक्ति यानी उनके पति ने एक पीच कलर का 3-पीस सूट पहना था। दोनों की उम्र भी 55 और 49 के आसपास थी। प्रकृति सबको खामोशी से देखती रही, पर उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, इनमें से मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं? और तभी उन दोनों जोड़ों में से पहला दंपति तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और प्रकृति को अपने सीने से लगा लेते हैं। वो पुरुष सौगंध चंद्राकर और वो महिला मिस्टी चंद्राकर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। प्रकृति उनके सीने से लगी खड़ी थी और एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतरता जा रहा था। वही एहसास, वही सुरक्षा जो उसे हमेशा विवेक और अनंत के साथ मिलता था। और अब उसे फिर से वही केयर, वही वार्मथ और वही बिलोंगिंगनेस महसूस हो रही थी, पर इस बार अपने माता पिता से। उसका सिर अपने पापा के सीने पर टिका था और वो उनकी धड़कनें साफ साफ सुन सकती थी, जो अब तेज होती जा रही थीं। वही उसकी माँ मिस्टी, कभी उसके गालों को छूती, कभी उसकी हथेलियाँ, कभी माथे पर चूमती तो कभी उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में भर लेती, जैसे उसकी मौजूदगी को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर उनके होंठ शब्दों से खाली थे। दोनों की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। और तभी सौगंध टूटती आवाज में बोले, आई एम सॉरी माई लोटस, काश उस दिन मैंने लापरवाही न की होती, तो तुम हमसे कभी जुदा न होती। प्रकृति उनके बीच खड़ी थी, उनके आंसू उसे चुभ रहे थे। फिर वह उनके आंसू पोंछती है और बस इतना कहती है, आप दोनों रोइए मत। उसके बाद वो दोनों अपने आंसू पोंछते वह दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि उनकी बेटी ने उन्हें अपना लिया है। और फिर वो दूसरा कपल भी उससे मिलता है, जो कि उसकी चाची सुधा चंद्राकर और चाचा अनिरुद्ध चंद्राकर होते हैं। वह दोनों भी उसके माथे और हाथों पर किस करते हैं। उन दोनों की आंखों में भी आंसू होते हैं, जो प्रकृति के पहुंचते ही मुस्कान में बदल जाते हैं। उसके बाद मिस्टी और सुधा मिलकर प्रकृति की आरती करते हैं, उसके माथे पर तिलक लगाते हैं और फिर वह जैसे ही उनके पांव छूने के लिए नीचे झुकती है, वह दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और मुस्कराते हुए कहते हैं, लक्ष्मी कभी झुका नहीं करती बेटा। फिर सौगंध और अनिरुद्ध दोनों उसका एक एक हाथ थाम लेते हैं और प्रकृति को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति कुछ कदम चलकर रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे एक आलते की थाल और एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा रखा हुआ था।
उसके बाद वह सामने की ओर देखती हैं जहां मिस्टी और सुधा खड़े थे। वह दोनों उसे अपनी आंखों से हाँ का इशारा करते हैं। उसके बाद प्रकृति अपने पाँव की छाप उस कपड़े पर छोड़ती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। वही वह चारों उन छापों को अपने माथे से लगाते हैं। कुछ देर बाद सभी मंदिर में खड़े होते हैं जहां प्रकृति अपने हाथों की छाप भी मंदिर की दीवारों पर छोड़ती है। फिर मिस्टी और सुधा आरती की थाल प्रकृति की ओर करते हुए कहती हैं, बेटा आप हमारे घर में पिछले 7 जनरेशन में जन्मी पहली और इकलौती लड़की है, इसलिए ये आरती आप करिए। प्रकृति अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ में आरती करना शुरू करती है और सभी उसकी आवाज़ में खो जाते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ माय अम्बे तू है जगदम्बे काली, चंड मुंड संहारिनी तू ही, दुष्ट दलन कर डाली, मधु कैटब को मारा तूने, धनुजों की तू जाली। ओ माय अम्बे तू है जगदम्बे काली, सुमिरन करूं तेरी मैया, नित ध्यान धरूं भवानी, भव सागर से पार करो माँ, तेरे चरणों की पानी। ओ माय अम्बे तू है जगदम्बे काली, जो जन तुझको ध्याता माता, उसका कष्ट मिटा तू डाली, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं, भक्ति भाव से माली, ट्राइडेंट साइन। ओ माय अम्बे तू है जगदम्बे काली, ट्राइडेंट साइन। आरती खत्म होने के बाद वो सभी को आरती देती है और फिर अनिरुद्ध और सौगंध कपड़े, फल, सब्जियां और अनाज की 108 थाल में उसका हाथ छुवाकर उन्हें लोगों में बांटने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद सभी लिविंग रूम में चले जाते हैं। तो क्या मोड़ लेगी प्रकृति की ये नई जिंदगी? क्या प्रतिक्रिया होगी अनंत और विवेक का जब उन्हें चंद्राकर परिवार के बारे में पता चलेगा? क्या वजह थी जिस कारण प्रकृति को इतने साल चंद्राकर परिवार से दूर रहना पड़ा? चटैन घर वापसी पार्ट 2 और सच्चाई। लिविंग रूम में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और प्रकृति बीच में सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसके एक ओर उसके चाचा थे तो दूसरी ओर उसकी चाची। वही सामने जमीन पर घुटनों के बल उसके माँ और पापा अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखें प्रकृति पर थीं, वह दोनों ने उसका एक एक हाथ थाम रखा था। कुछ देर बाद सौगंध जी अपनी कांपती आवाज में कहना शुरू करते हैं, बच्चे आज हम जो कहने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सच नहीं, हमारी आत्मा की सच्चाई भी है। इसके बाद आपकी मर्जी कि आप हमें स्वीकारें या छोड़ कर चली जाए। हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले सारा सच जान ले। फ्लैशबैक शुरू होता है। आज से 8 महीने पहले हमें पहली बार यह पता चला कि हमारी एक बेटी भी है जो कि तुम हो। उस समय मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर जर्मनी गया था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, तुम वहां किसी बच्चे को अपना ब्लड डोनेट करने आई थी जिसका हार्ट सर्जरी के दौरान बेहद ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। उस दौरान रात के 2:30 बजे हो रहे थे, वह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी जिस कारण वहां पर सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त बचा था और फिर तुम भी वहीं पर मिस्टर राय के केबिन में बैठे गई। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी उस बच्चे को ब्लड डोनेट किया था। उसी दौरान वहां एक डीएनए टेस्ट का भी केस आया था और मैंने दोस्त ने तुम्हारे और मेरे ब्लड सैंपल को उस ब्लड सैंपल से मिसअंडरस्टैंड करके गलती से हम दोनों का डीएनए टेस्ट कर दिया। जब मैं उसके पास दूसरा वाला ब्लड सैंपल लेकर पहुंचा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, यार ये दोनों ब्लड सैंपल तो 99.9% मैच हो रहे हैं। मैं उसकी तरफ आशमंजस में देखते हुए बोला, लेकिन दोनों ब्लड सैंपल तो मेरे हाथों में है। तब मैंने दोस्त ने दोबारा सैंपल्स को देखा, फिर खामोशी और गुस्से से मेरी ओर देखने लगा। उसको कुछ न बोलते देख जब मैंने खुद वो सैंपल्स देखे तब मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पल को मेरा दिल थम गया। फिर मैं मिस्टर राय के केबिन में गया जहां तुम बैठी हुई थी और अपने हाथों से अगेन तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर एक बार फिर डीएनए टेस्ट किया। इस बार भी सेम रिजल्ट आया था। तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं लगभग 4 बार टेस्ट कर चुका था। फिर मिस्टी भी वहां आ जाती है। मैंने बिना बताए लास्ट 2 बार मिस्टी के साथ भी तुम्हारा टेस्ट किया। इस बार भी रिजल्ट सेम 99.9% था। जब हमने ये सब मिस्टी को बताया तब वो तुम्हें देखने की जिद करने लगी, लेकिन तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। फिर वह रोते हुए मेरे सीने से लगा गई और कहा, मतलब उस दिन तुम्हारा वो राइवल सही कह रहा था। मैंने भी उसकी आंखों में देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। मिस्टी जी की आवाज़ अब कांपने लगी और वो बोली, बच्चे तुम सोच रही होगी कि जब हम तुम्हारे माता पिता हैं तो इतने सालों तक हमें तुम्हारे बारे में क्यों नहीं पता चला और तुम हमसे दूर कैसे हो गईं। फिर उसके पापा एक गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू करते हैं, ये सब मेरे दुश्मन की एक भयानक साजिश थी। आज से 18 साल पहले मैं और मिस्टी विदेश में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहीं मिस्टू का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन हॉस्पिटल में ही हमें पता चला कि वो गर्भवती है। तब मैंने उसे अपने एक भरोसेमंद डॉक्टर के संग सुरक्षित भारत भेज दिया, लेकिन जिसे मैंने भरोसे से भेजा था वही धोखेबाज निकला। वो डॉक्टर जिसे मैंने मिस्टी की देखभाल के लिए नियुक्त किया था, उसका बेटा एक मीटिंग में मारा गया था। इसी का फायदा उठाकर मेरे राइवल ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया, जिस कारण वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदारी मुझे समझने लगा। जब उसे पता चला कि मिस्टी एक बेटी को जन्म देने वाली है तब उसने अपना घिनौना खेल खेला, क्योंकि वो जानता था
कि हमारा रग रग एक बेटी के लिए तरस रहा है। कुछ महीनों बाद मैं भी इंडिया आ गया और धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आ गया, लेकिन तब तक मुझे और तुम्हारे चाचा चाची को उस डॉक्टर पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। डिलीवरी होने के बाद उसने हमें बताया कि बच्चे की सांसें बंद थीं जब वह पैदा हुआ था, और बिना हमें बच्चे का मुंह दिखाए घर भेज दिया, जिससे हमारा शक और भी बढ़ गया। और जब हमने सब कुछ खुद से जांचा, तब उस डॉक्टर और मेरे दुश्मन की साजिश हमारे सामने आ गई। डिलीवरी वाले दिन जब वो डॉक्टर तुम्हें अस्पताल से ले जा रहा था, तब पुलिस आ पहुंची थी, जिस कारण वो तुम्हें छोड़कर भाग गया और फिर अनंत और विवेक ने तुम्हें अपना लिया। सौगंध जी की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे जब उन्होंने ये बताया कि उस डॉक्टर और उनके राइवल ने प्रकृति को कोठे पर बेचने की योजना बनाई थी। उसकी मां का चेहरा भी पीला पड़ गया, उनके होंठ कांपने लगे। ये सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है कि अगर वो अपने प्लान में सफल हो जाता तो क्या होता। सौगंध जी आगे कहते हैं, पूरा सच जानने के बाद मैंने उसी दिन वहीं उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। उस डॉक्टर ने आखिरी सांसों में हंसते हुए कहा, तू अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, तू हार गया। और फिर उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन हम समझे कि ये सब बस एक नई चाल है, और उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फ्लैशबैक एंड अब कमरे में सन्नाटा नहीं, भावनाओं की लहरें थीं। प्रकृति की आंखों से बहते आंसू उसके दिल की टूटी कड़ियों को जोड़ रहे थे। उसे आज तक लगता था कि उसके मम्मी पापा ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की थी, या फिर कोई नाजायज़ औलाद। लेकिन सच तो कुछ और था। उसकी माँ और पापा की आंखों में सिर्फ पश्चाताप नहीं था, बेपनाह प्यार भी था जो आंसू बनकर बह रहा था। फिर प्रकृति अपने मम्मी पापा दोनों को नीचे झुककर हक कर लेती है और बोलती है, आप दोनों रोइए मत, अब मैं वापस आ गई हूं ना आप लोगों के पास। और वही उसके चाचा चाची दोनों उसकी पीठ सहला रहे थे। फिर वह दोनों भी पीछे से उन तीनों को हक कर लेते हैं। 10 मिनट बाद सुधा जी उनसे अलग होती है और मिस्टी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, दीदी आप भी ना मेरी बच्ची को रुला दिया पूरी तरह से। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो अब बस भी करिए रोना धोना, देखिए कैसे पूरा चेहरा लाल हो रहा है। इसके बाद सभी एक एक करके अलग होते हैं। अनिरुद्ध जी कहते हैं, भाभी पता नहीं लोट्स ने कुछ खाया होगा या नहीं। और फिर प्रकृति का एक हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, आप जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, या तब तक मैं और भैया आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना लगाते हैं। फिर मिस्टी और सुधा जी प्रकृति को उसके कमरे में ले जाते हैं, वह वॉशरूम में भेज देते हैं। प्रकृति जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ की साज सजावट देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। बाथटब में दूध और कमल की पंखुड़ियाँ फैली हुई थी, पूरा वॉशरूम परिजात के फूलों की सुगंध से सुगंधित था। फिर प्रकृति बिना देर किए फ्रेश होती है और अपना बाथरोब पहन के बाहर आ जाती है। बाहर मिस्टी जी और सुधा जी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन दोनों की नज़र प्रकृति पर पड़ती है वो उसे देखती रह जाते हैं। नहाने की वजह से प्रकृति की स्किन और भी ज़्यादा गुलाबी हो गई थी। फिर वह दोनों उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपने हाथों से तैयार करती है और नीचे डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। खाना फिनिश करने के बाद वह पांचों फिर से प्रकृति के कमरे में थे। प्रकृति का सिर अपनी माँ की गोद में था और कुछ देर बाद वह वही सो जाती है। उसके बाद उसकी माँ और सुधा जी दोनों उसके बगल में लेट जाती है और उसके पापा और अनिरुद्ध जी उसके पाँव के पास बैठ जाते हैं। शाम के समय प्रकृति की आंखें धीमे से खुलती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र कुछ ऐसा देखती है कि वह चौंक कर उठ बैठती है। और फिर उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर जाती है जिस पर नोटिफिकेशन आया था, कल शाम 3 बजे। ऐसा क्या देखा प्रकृति ने जो वह अचानक से उठ गई? कल शाम 3 बजे क्या होने वाला है? फैमिली का प्यार। एक बिल्डिंग के 80th फ्लोर पर 2 लड़के शर्टलेस खड़े थे, जिससे उनकी मस्कुलर बॉडी पर उभरते 8 पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे। दोनों ने अपने हाथों में रेड वाइन पकड़ी हुई थी और उनके सामने प्रकृति की एक खूबसूरत सी तस्वीर टंगी हुई थी। वह दोनों की आंखों में एक अजीब सी प्यास थी। फिर वे तस्वीर पर हाथ फिराते हुए एक साथ बोले, तारांकन, बस कल का दिन और फिर आप बन जाएंगी प्रकृति त्रयाक्ष स्वास्तिक रघुवंशी। तारांकन 3 साल से तड़प रहे हैं हम दोनों आपके लिए, और बहुत जल्द आप तड़पेगी हमारी बाहों में हमारे प्यार के लिए। तारांकन वाइफी, तारांकन अंगूठी, तारांकन नहीं जानते क्यों प्यार से इतनी नफरत है आपको, पर इस नफरत को हम अपने लिए प्यार में जरूर बदल देंगे। तारांकन और तारांकन, अब इसकी शुरुआत होगी कल से वाइफी। वही दूसरी तरफ शाम के 5 बजे प्रकृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें सामने पड़ती है वह अचानक चौंक कर उठ बैठती है, क्योंकि वहां पर 3 लड़के थे जो कि उसे बेहद प्यार से देख रहे थे, जिसमें से 2 लड़के खड़े थे और एक लड़का उसके बेड पर बैठा हुआ था। प्रकृति हैरानी से उन्हें घूर रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये लोग आखिर हैं कौन। जिसमें से पहले लड़के की उम्र लगभग 28 साल थी, दूसरे की 21 साल और तीसरा तो बस 11 साल का बच्चा था जो निडर होकर सीधे उसके बिस्तर पर चढ़कर बैठा हुआ था। तभी पीछे से मिष्टी और सुधा जी कमरे में आ जाती हैं।
सुधा जी हल्के गुस्से में कहती हैं, मैंने मना किया था न तुम तीनों को यहाँ आने से, डरा दिया ना बच्ची को तुम लोगों ने। इस पर दूसरा लड़का झट से जवाब देता है, माँ हम तीनों तो एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और आप हैं कि हमें अपनी बहन को देखने तक नहीं दे रही हैं। तभी उसकी बात बीच में करते हुए वह छोटा बच्चा भोलेपन से बोल पड़ता है, हाँ मम्मा हम तो बस अपनी सिस्टर को देख रहे थे, देखो ना कितनी प्यारी हैं, इनके हाथ कितने मुलायम है, बिल्कुल बच्चों की तरह, और सोते हुए तो ये बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। ये सब वह प्रकृति की तरफ देखते हुए बोल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें अपनी माँ की तरफ जाती है तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि सुधा जी अभी भी उन्हीं तीनों को घूर रही होती हैं। तभी पीछे से मिष्टी उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, शांत हो जाओ, बच्चे ही तो हैं तीनों। सुधा जी उनकी ओर देखते हुए कहती हैं, पर दी। जिस पर मिष्टी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम बस ज़्यादा गुस्सा मत करो, कहीं प्रकृति तुम्हारे गुस्से से ही न डर जाए। ये सुनते ही सुधा जी का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वही मिष्टी जी और उन तीनों लड़कों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। फिर मिष्टी जी उनके पास जाकर सबसे बड़े लड़के की ओर इशारा करती हैं और कहना शुरू करती हैं, ये है तुम्हारा दूसरा नंबर वाला बड़ा भाई और इनका नाम। लेकिन तभी वह लड़का बीच में ही बोल पड़ता है, माँ हम तीनों खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर वह आगे आकर प्रकृति का एक हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर छोटी सी किस करके कहता है, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई ओनकार चंद्राकर। ओनकार मिष्टी जी और सौगंध जी का दूसरा बड़ा बेटा है। मौका देखते ही दूसरा लड़का भी तुरंत आगे बढ़ता है और प्रकृति के माथे पर किस कर मुस्कराते हुए कहता है, मैं हूँ तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई क्षितिज चंद्राकर। क्षितिज सुधा जी और अनिरुद्ध जी का मंझला बेटा है। और फिर छोटा बच्चा बिना देर किए वापस बिस्तर पर चढ़ जाता है और प्रकृति की गोद में बैठकर अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालते हुए मासूमियत से बोलता है, और मैं हूँ आपका सबसे छोटा भाई सत्यम चंद्राकर। सत्यम सुधा जी और अमृत जी का सबसे छोटा बेटा है। उसकी इस मासूम हरकत पर कमरे में सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, पर उसके दोनों बड़े भाइयों के चेहरे पर हल्की जलन की झलक दिखने लगती है। वह दोनों अपने अपने मन में कहते हैं, हमें जल्दी ही लोट से दोस्ती करनी होगी, वरना हम उसके फेवरेट भाई नहीं बन पाएंगे। कुछ देर की बातचीत के बाद मिष्टी जी तीनों को नीचे जाने के लिए कहती हैं। तीनों जाने से मना कर रहे होते हैं, जिस पर वह कहती हैं, नीचे जाओ, नीचे दादा दादी और बड़ी दादी आई है, उनके साथ रहो, पापा और चाचू दोनों वही है, हम प्रकृति को लेकर अभी आ रहे हैं। वह तीनों मन मार के वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी मिष्टी जी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं तो गैस पर खीर चढ़ा कर आई थी, कहीं वह जल न गई हो। फिर वह सुधा जी से बोलती हैं, सुधा मैं नीचे जा रही हूँ, तुम प्रकृति को रेडी करके नीचे लेकर आओ। इसके बाद सुधा की प्रकृति का थोड़ा सा टच अप करते हुए बताती है, नीचे आपके दादा दादी अनिकेत और पायल जी और परदादी आरती जी आए हैं। अनिकेत, पायल और आरती जी को डे से ही अपनी पोती के बारे में पता चलता है, तभी तुरंत वह तीनों मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। किसी ने उन्हें पहले कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर प्रकृति ने उन्हें नहीं अपनाया तो। जब बहुत देर हो जाती है और सुधा जी प्रकृति को लेकर नीचे नहीं आती, तब मिष्टी जी दोबारा ऊपर आती है, जहां पर जैसे ही सुधा जी प्रकृति को पायल पहनने के लिए उसके पांव छूती है, तब वह उन्हें रोकते हुए बोलती है, छोटी माँ आप क्या कर रही है, आप मेरे पांव मत छुइए, आप बड़ी है मुझसे। उसकी इस बात पर सुधा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे पायल पहनाने के बाद गले लगाते हुए कहती हैं, माँ भी कहती हो और एक माँ को उसके बच्चे से प्यार करने से भी रोक रही हो। प्रकृति उनके आंसू पोंछती है और उनके सीने से लग जाती है। सुधा जी की कोई बेटी नहीं थी, उनके सिर्फ 3 बेटे थे। तभी पीछे से मिष्टी जी अंदर आ जाती है और सुधा जी के सिर पर मारते हुए कहती हैं, सुबह तो मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी और अब खुद देखो कितना रो रही है। जिस पर सुधा जी उन्हें घूरने हुए कहती है, शर्म नहीं आती मेरी बच्ची के सामने मुझे मारते हुए। लेकिन मिष्टी जी बात पलटने के लिए उसे इग्नोर कर प्रकृति के कंधों को पकड़ते हुए कहती हैं, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो और ये बताओ, अगर कभी हम दोनों एक साथ खड़े हुए तो तुम कैसे पहचानोगी कि आपकी माँ कौन है और छोटी माँ कौन है। जिस पर प्रकृति मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पापा और चाचू दोनों को बुला दूंगी। उनकी एक आवाज़ पर मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन किसकी बंदी है। और फिर मुस्कुरा कर कमरे से बाहर आ जाती है। वही वो दोनों तो शौक में वही खड़ी रहती है, फिर हंसने लगती हैं और बाहर आ जाती है। बाहर आते ही तीनों दखेते हैं कि सौगंध जी और अनिरुद्ध जी भी वहीं खड़े होकर उनकी बातों पर हंस रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को देखते ही चुप हो जाते हैं और जल्दी से आकर प्रकृति का एक एक हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से नीचे हॉल में ले आते हैं। वही हॉल का नज़ारा तो कुछ और ही था, उसे और भी ज़्यादा सजा दिया गया था और हॉल के बीचों बीच सोफे पर प्रकृति के दादा दादी और परदादी बैठी हुई थी। प्रकृति को देखते ही वह तीनों उसके पास आते हैं। वह सबसे पहले उसकी नज़र उतरते हैं। फिर उसकी परदादी उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहती हैं, कितना इंतजार कराया तूने बेटा, शायद मेरी यह बुरी आंखें सिर्फ तुझे देखने के लिए ही अब तक जिंदा थी।
प्रकृति उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अभी तो आप बहुत जवान है दादी। इसके बाद उसके दादा और दादी दोनों उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और फिर प्रकृति उन दोनों के बीच में बैठकर उनसे बातें कर रही थी। कुछ देर बाद जब रात और गहरी हो जाती है तब सभी लोग गार्डन में होते हैं। गार्डन को भी अब और ज़्यादा सजा दिया गया था। रात का नज़ारा तो देखने लायक था, बिल्कुल किसी फैंटेसी लैंड की तरह। फिर वहाँ पर सभी मिलकर प्रकृति का वेलकम केक काटते हैं और हर कोई उसको तरह तरह के गिफ्ट देते हैं। उसके दादा दादी उसे अपना एक पुश्तैनी हार जो कि उस घर की बेटी के लिए ना जाने कब से संभाल कर रखा हुआ था और आइसलैंड देते हैं। उसके चाचा चाची उसे लग्जरी परफ्यूम और वॉचेस गिफ्ट करते हैं। उसकी मम्मी उसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स गिफ्ट करती हैं तो वहीं पापा उसे एक टियारा गिफ्ट करते हैं जो कि प्योर डायमंड का बना हुआ था। ओंकार उसे कार और क्षितिज ड्रेस गिफ्ट करता है। और सबसे लास्ट में बचा था सत्यम जो कि प्रकृति को लग्जरी चॉकलेट्स और एक बड़ा सा टेडी बेयर गिफ्ट करता है। प्रकृति सब कुछ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा अफसोस था। ग्रेटर दैन, काश उस वक्त मैंने वो गलतियां न की होतीं। इसी तरह हंसी, प्यार और तोहफों के बीच प्रकृति का आज का दिन गुजर जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि कल वह अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे सच से मिलने वाली है। वही एक होटल के कमरे में एक लड़का और एक लड़की की मधोशी भरी आहें गूंज रही होती है। वह लड़की अपने नाखून उस लड़के की पीठ पर चुभाते हुए बोलते हैं, अक्षत, आई बेग यू, डू इट मोर इंटेंसली। अक्षत, आई वॉन्ट टू फील यू मोर डीपली इनसाइड मी। वही अक्षत उस लड़की यानी कि ऋचा की आंखों में देखते हुए बोलता है। प्रकृति को गिफ्ट्स देने और उसकी वेलकम पार्टी में ही रात के करीब 1:30 बजे बज चुके थे। उसके बाद सभी लोग एक एक कर अपने अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। वैसे तो पूरी फैमिली का मन था कि वे सब प्रकृति के पास ही रुकें, पर कोई उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए सबने बस उसे एक प्यारा सा गुड नाइट कहा, उसके माथे पर एक कोमल सा किस किया और बाहर चले गए। और चेरी ब्लॉसम अब कमरे में चुप्पी के साथ साथ हल्की हल्की चंदन की खुशबू भी फैली हुई थी और खिड़कियों के पर्दों से छनकर आती हुई चांद की रोशनी कमरे को दूधिया और शांत बना रही थी। जहां पर प्रकृति बिस्तर पर किसी छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, वह उसके चेहरे पर एक सुकून था, सभी की इतनी केयर और प्यार पाकर। तब 1 घंटे बाद आधी रात में मिस्टी और सौगंध जी फिर से उसके कमरे में आते हैं। वह देखते हैं कि प्रकृति अभी सो रही है। उसे सोया देख मिस्टी जी खुद को रोक नहीं पाती और वो चुपचाप उसके पास बिस्तर पर बैठ जाती है। वह धीरे से उसके सिर पर एक किस करती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, ग्रेटर दैन, सौगंध, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिसके लिए हम इतने समय से तड़प रहे थे वो आज इतनी नरमी से मेरे सामने सोई हुई है मेरे आगोश में। मेरा तो दिल करता है कि इसे पलकों में छुपा लूं, कहीं फिर से ये खो न जाए। सौगंध जी ने भी भावुक स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, मन तो मेरा भी यही कह रहा है, इसलिए तो तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। मिस्टी जी आगे कहती हैं, अगर किसी ने भी इसे थोड़ी सी भी चोट पहुँचानी चाहिए ना तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। लेकिन तभी उसी वक्त कमरे के दरवाजे से धीमी धीमी चाल में अनिरुद्ध जी और सुधा जी भी अंदर आ गए। सुधा जी मुस्कुराकर बोलीं, ग्रेटर दैन दीदी, अकेली रह जाएंगी तो रोने लगेंगी, इसलिए हम भी आ गए। और रही बात लोट्स की तो हम सब है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो भी चुपचाप प्रकृति की दूसरी ओर लेट जाती है। वह उसके हाथों को अपनी हथेलियों में भर लेती है। तारांकन। उसके बाद फिर धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी एक एक कर वहां आ जाते हैं। कोई उसके सिरहाने बैठता तो कोई पैरों के पास, किसी ने जमीन पर गद्दा बिछा लिया तो कोई सोफे पर ही लेट गया। लेकिन सत्यम तो सीधा बेड पर चढ़ गया और प्रकृति को हक करके लेट गया। उसे इस तरह देखकर ओंकार और क्षितिज को जलन होने लगी, लेकिन बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वह दोनों बड़े भाई थे और सत्यम सबसे छोटा। वही आज सभी के चेहरों पर नींद नहीं बल्कि संतोष और अपनापन था। इतनी खुशी थी कि कोई सो नहीं पा रहा था। हर किसी का मन जैसे एक ही बात कह रहा था, ग्रेटर दैन, हमारा टुकड़ा आज लौट आया है, अब कुछ अधूरा नहीं। वही मिस्टी जी ने प्यार से रजाई खींचकर प्रकृति के कंधों तक उड़ाए और उसके बालों को हल्के हाथों से सहलाने लगीं। सुधा जी भी मन ही मन कोई पुरानी लोरी गुनगुना रही थीं। तारांकन। धीरे धीरे कमरे में सिर्फ हल्की सांसों की आवाज़ें रह गईं, जैसे उस कमरे की दीवारों ने शायद पहली बार आज इतनी गहराई से घर का मतलब महसूस किया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल रूम के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कैमरे की फ्लैश लाइट से जगमगा जाता है, जहां पर अक्षत और ऋचा एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के सोए हुए थे। मीडिया हर तरह से उन लोगों की फोटोज खींच रही थी और उनकी यह न्यूज़ पूरे शहर में वायरल हो गई थी कि मिस्टर अक्षत गर्ग और द मोस्ट बैचलर फुटबॉल प्लेयर्स अपनी फैमिली फ्रेंड की बेटी ऋचा मेहता के साथ एक कमरे में पाए गए। हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी जो कि लाइव थी। वही जब अक्षत की आंखें खोलता है तो कुछ भी समझ नहीं पता और वही मीडिया आगे आकर उससे सवाल करने लगती है, मिस्टर अक्षत, आपका और ऋचा मेहता का अफेयर कब से चल रहा है?
आपकी सगाई तो किसी और से होने वाली थी ना, और आपने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप किसी और को प्यार करते हैं। क्या ऋचा ही वह लड़की है और आप दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं? जिस पर अक्षत अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जिससे वह सारे मीडिया को वहां से बाहर निकाल देता है। और फिर अक्षत उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। वही ऋचा वहां पर अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। फिर वह कहती है, अक्षत प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, देखो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी आवाज़ सुनते ही अक्षत अपनी लाल आंखों से उसका गला पकड़ लेता है। पर जब ऋचा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब वह उसके सर को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। लेकिन अक्षत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कुछ पैसे उठाकर उसके मुंह पर फेंकता है और वहां से चला जाता है। अक्षत होटल से तुरंत निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। फिर वॉशरूम में जाकर खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है। रगड़ते रगड़ते अक्षत की बॉडी से खून निकलने लगता है, पर वह बस एक ही चीज़ कह रहा था, कैसे कैसे अक्षत, कैसे तू ये कर सकता है? तू प्रकृति को धोखा कैसे दे सकता है? कुछ देर बाद अक्षत अपनी जिम में था, वह पंचिंग बैग को मार रहा था। लेकिन तभी उसे उसके दादाजी की कॉल आती है। उसके दादाजी गुस्से में कहते हैं, अगले आधे घंटे के अंदर अंदर तुम घर आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अक्षत घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही अक्षत घर पहुंचता है वैसे ही उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाशा लगता है जो कि उसके पापा ने मारा था। अक्षत अपनी नज़रें उनकी तरफ करता है तो देखा है कि ऋचा और उसकी पूरी फैमिली वहीं पर है। अक्षत गुस्से में बोलता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसने जानबूझकर मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया जिससे मैं इसके साथ एक रात गुजर सकूं और यह इस घर की बहू बन सके। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक रखेल बनने के लायक है, इसे निकलो यहाँ से। और तभी उसे एक और थप्पड़ पड़ता है जो कि उसके दादाजी ने मारा था। उसके दादाजी उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, आज शाम तुम्हारी सगाई है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। फिर अक्षत अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ ये लड़की झूठ बोल रही है, आप तो जानते हो ना मुझे, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ अपनी आंखें नीचे कर लेती है और बोलती है, बेटा तुझे बहुत कोई गलतफहमी हुई है। ऋचा तो बहुत संस्कारी और सीधी सादी लड़की है, उसे तो ये तक नहीं पता कि क्लब क्या होता है। अक्षत बहुत कोशिश करता है खुद को सही साबित करने की, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। टू बी कंटिन्यूड। क्या अक्षत मानेगा ऋचा से सगाई करने के लिए? क्या होगा जब प्रकृति को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा? मिस्टी जी ने कहा था कि जो भी उनकी बेटी को चोट पहुंचाएगा वो उसे मिटा देंगी, तो क्या वो सच में इतनी मासूम है या एक मास्टरमाइंड? प्रकृति को गिफ्ट्स देने और उसकी वेलकम पार्टी में ही रात के करीब 1:30 बजे बज चुके थे। उसके बाद सभी लोग एक एक कर अपने अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। वैसे तो पूरी फैमिली का मन था कि वे सब प्रकृति के पास ही रुकें, पर कोई उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए सबने बस उसे एक प्यारा सा गुड नाइट कहा, उसके माथे पर एक कोमल सा किस किया और बाहर चले गए। और चेरी ब्लॉसम अब कमरे में चुप्पी के साथ साथ हल्की हल्की चंदन की खुशबू भी फैली हुई थी, और खिड़कियों के पर्दों से छनकर आती हुई चांद की रोशनी कमरे को दूधिया और शांत बना रही थी। जहां पर प्रकृति बिस्तर पर किसी छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, वह उसके चेहरे पर एक सुकून था, सभी की इतनी केयर और प्यार पाकर। तब 1 घंटे बाद आधी रात में मिस्टी और सौगंध जी फिर से उसके कमरे में आते हैं। वह देखते हैं कि प्रकृति अभी सो रही है। उसे सोया देख मिस्टी जी खुद को रोक नहीं पाती और वो चुपचाप उसके पास बिस्तर पर बैठ जाती है। वह धीरे से उसके सिर पर एक किस करती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, ग्रेटर दैन सौगंध, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिसके लिए हम इतने समय से तड़प रहे थे वो आज इतनी नरमी से मेरे सामने सोई हुई है मेरे आगोश में। मेरा तो दिल करता है कि इसे पलकों में छुपा लूं, कहीं फिर से ये खो न जाए। सौगंध जी ने भी भावुक स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, मन तो मेरा भी यही कह रहा है, इसलिए तो तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। मिस्टी जी आगे कहती हैं, अगर किसी ने भी इसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचानी चाहिए ना तो मैं उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। लेकिन तभी उसी वक्त कमरे के दरवाजे से धीमी धीमी चाल में अनिरुद्ध जी और सुधा जी भी अंदर आ गए। सुधा जी मुस्कुराकर बोलीं, ग्रेटर दैन, दीदी अकेली रह जाएंगी तो रोने लगेंगी, इसलिए हम भी आ गए। और रही बात लोट्स की, तो हम सब है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो भी चुपचाप प्रकृति की दूसरी ओर लेट जाती है। वह उसके हाथों को अपनी हथेलियों में भर लेती है। तारांकन। उसके बाद फिर धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी एक एक कर वहां आ जाते हैं। कोई उसके सिरहाने बैठता तो कोई पैरों के पास, किसी ने जमीन पर गद्दा बिछा लिया तो कोई सोफे पर ही लेट गया। लेकिन सत्यम तो सीधा बेड पर चढ़ गया और प्रकृति को हक करके लेट गया। उसे इस तरह देखकर ओमकार और क्षितिज को जलन होने लगी, लेकिन बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वह दोनों बड़े भाई थे और सत्यम सबसे छोटा। वही आज सभी के चेहरों पर नींद नहीं बल्कि संतोष और अपनापन था। इतनी खुशी थी कि कोई सो नहीं पा रहा था। हर किसी का मन जैसे एक ही बात कह रहा था,
ग्रेटर देन हमारा टुकड़ा आज लौट आया है, अब कुछ अधूरा नहीं। वही मिस्टी जी ने प्यार से रजाई खींचकर प्रकृति के कंधों तक उड़ाए और उसके बालों को हल्के हाथों से सहलाने लगीं। सुधा जी भी मन ही मन कोई पुरानी लोरी गुनगुना रही थीं। तारांकन। धीरे धीरे कमरे में सिर्फ हल्की सांसों की आवाज़ें रह गईं, जैसे उस कमरे की दीवारों ने शायद पहली बार आज इतनी गहराई से घर का मतलब महसूस किया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल रूम के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कैमरे की फ्लैश लाइट से जगमगा जाता है, जहां पर अक्षत और ऋचा एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के सोए हुए थे। मीडिया हर तरह से उन लोगों की फोटोज खींच रही थी और उनकी यह न्यूज़ पूरे शहर में वायरल हो गई थी कि मिस्टर अक्षत गर्ग और द मोस्ट बैचलर फुटबॉल प्लेयर्स अपनी फैमिली फ्रेंड की बेटी ऋचा मेहता के साथ एक कमरे में पाए गए। हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी जो कि लाइव थी। वही जब अक्षत की आंखें खोलता है तो कुछ भी समझ नहीं पता और वही मीडिया आगे आकर उससे सवाल करने लगती है, मिस्टर अक्षत, आपका और ऋचा मेहता का अफेयर कब से चल रहा है? आपकी सगाई तो किसी और से होने वाली थी ना, और आपने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप किसी और को प्यार करते हैं। क्या ऋचा ही वह लड़की है और आप दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं? जिस पर अक्षत अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जिससे वह सारे मीडिया को वहां से बाहर निकाल देता है और फिर अक्षत उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। वही ऋचा वहां पर अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। फिर वह कहती है, अक्षत प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, देखो तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी आवाज़ सुनते ही अक्षत अपनी लाल आंखों से उसका गला पकड़ लेता है, पर जब ऋचा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब वह उसके सर को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। लेकिन अक्षत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कुछ पैसे उठाकर उसके मुंह पर फेंकता है और वहां से चला जाता है। अक्षत होटल से तुरंत निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। फिर वॉशरूम में जाकर खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है। रगड़ते रगड़ते अक्षत की बॉडी से खून निकलने लगता है, पर वह बस एक ही चीज़ कह रहा था, कैसे कैसे अक्षत, कैसे तू ये कर सकता है? तू प्रकृति को धोखा कैसे दे सकता है? कुछ देर बाद अक्षत अपनी जिम में था, वह पंचिंग बैग को मार रहा था, लेकिन तभी उसे उसके दादाजी की कॉल आती है। उसके दादाजी गुस्से में कहते हैं, अगले आधे घंटे के अंदर अंदर तुम घर आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अक्षत घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही अक्षत घर पहुंचता है वैसे ही उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाशा लगता है जो कि उसके पापा ने मारा था। अक्षत अपनी नज़रें उनकी तरफ करता है तो देखा है कि ऋचा और उसकी पूरी फैमिली वहीं पर है। अक्षत गुस्से में बोलता है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसने जानबूझकर मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया जिससे मैं इसके साथ एक रात गुजर सकूं और यह इस घर की बहू बन सके। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक रखेल बनने के लायक है, इसे निकलो यहाँ से। और तभी उसे एक और थप्पड़ पड़ता है जो कि उसके दादाजी ने मारा था। उसके दादाजी उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, आज शाम तुम्हारी सगाई है और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। फिर अक्षत अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ ये लड़की झूठ बोल रही है, आप तो जानते हो ना मुझे, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ अपनी आंखें नीचे कर लेती है और बोलती है, बेटा तुझे बहुत कोई गलतफहमी हुई है। ऋचा तो बहुत संस्कारी और सीधी सादी लड़की है, उसे तो ये तक नहीं पता कि क्लब क्या होता है। अक्षत बहुत कोशिश करता है खुद को सही साबित करने की, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। टू बी कंटिन्यूड। क्या अक्षत मानेगा ऋचा से सगाई करने के लिए? क्या होगा जब प्रकृति को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा? मिस्टी जी ने कहा था कि जो भी उनकी बेटी को चोट पहुंचाएगा वो उसे मिटा देंगी, तो क्या वो सच में इतनी मासूम है या एक मास्टरमाइंड? मिलते हैं अगले चैप्टर में। शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए।